लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस के फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद आज हम लोग एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स को पढ़ने वाले। ट्रेंड्स मतलब वेरिएशन, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या ट्रेंड्स होंगे, डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड्स होंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कल आपको फैक्टर्स बताए गए थे कि इन अ पीरियड जनरली जो हम फैक्टर यूज करते हैं वो कौन सा फैक्टर होता है, जेड इफेक्टिव, और डाउन द ग्रुप जनरली जो हम फैक्टर यूज करते हैं वो क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स। दो और केसेस हमने डिस्कस किए थे कि अगर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट कभी भी आ जाए या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए तो एक ही हथियार बार बार, और वो क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज में पहले हम लोग गिवन पीरियड की बात करेंगे। ट्रेंड देखते हैं अक्रॉस अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है, तो हमने देखा लेफ्ट टू राइट जाने पर जब सेम पीरियड की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल जनरली सेम रहता है और अल्टीमेट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स एडअप होते जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कहीं ना कहीं हमने वैल्यूज कैलकुलेट करी थी कि जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है। इसीलिए अक्रॉस अ पीरियड जो हम फैक्टर जनरली यूज करेंगे वो क्या होगा, जेड इफेक्टिव। आगे देखिए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, चाहे एटॉमिक रेडियस हो, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे ईए हो, चाहे ईएन हो, जनरली जो पीरियड के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सेकंड और थर्ड पीरियड के होते हैं। इसके अलावा फोर्थ पीरियड में जनरली 3D सीरीज के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और डाउन द ग्रुप अलग अलग बातें हम लोग करेंगे बाद में। स्टार्टिंग विद सेकंड पीरियड, ठीक है। आप देखिए लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जा रहे हैं तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन अभी इसमें से हटा दिया है, वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहा हूं। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक बात देखिएगा, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड है ना, एटॉमिक साइज के लिए जो हम फैक्टर जनरली अप्लाई करते हैं वो फैक्टर कौन सा होता है बेटा, जेड इफेक्टिव। तो क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है? यस, बढ़ रहा है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब साइज छोटा हो जाएगा, रेडियस छोटा हो जाएगा। तो यहां पर एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज हो रहा है। ट्रेंड भी आपको वही दिखा रहा है, लिथियम से फ्लोरीन तक जाने पर रेगुलर साइज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। अब एक खास बात और, यहां पर हम लोगों ने बात करी लिथियम, बेरिलियम मेटल है बेटा, तो जनरली मेटल के लिए हम लोग कौन सा रेडियस देख सकते हैं, मेटालिक रेडियस। और बाकी सब के लिए हम लोग जनरली कौन सा रेडियस निकाल सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस। और अगर नोबल गैस आ जाए तो नोबल गैस के लिए हम लोग कौन सा रेडियस देखते हैं बेटा, वंडरवॉल रेडियस। तो आप इन रेडियस के ऑर्डर लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि वंडरवॉल रेडियस तीनों टाइप के रेडियस में सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटा कौन होता है, कोवेलेंट रेडियस। तो अभी थोड़ी देर के लिए वंडरवॉल रेडियस, नियॉन को आप भूल जाएं। बाकी सब में चाहे मैं इनका मेटालिक और इनका कोवेलेंट लूं या सबके लिए मैं अगर कोवेलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस या कॉमन कोई भी रेडियस ले लूं तो भी यही ट्रेंड बनेगा। बट जैसे ही नियॉन आया तो आप देखिए क्या वंडरवॉल रेडियस मेटालिक और कोवेलेंट के कंपैरिजन में बड़ा होता है, तो यस। और इसीलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वंडरवॉल रेडियस नियॉन का साइज या नियॉन का जो रेडियस है वो सेकेंड पीरियड में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। लेकिन ये ऑर्डर कब बनेगा, जब तीनों के लिए जिसके लिए जो रेडियस कैलकुलेट होते हैं, जैसे मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियस, नॉन मेटल्स के लिए जनरली कोवेलेंट रेडियस और नोबल गैस के लिए जनरली वंडरवॉल रेडियस, तब ये ट्रेंड आपको मिलेगा। उस केस में नियॉन का साइज अपने गिवन पीरियड में सबसे ज्यादा होगा या नोबल गैस का साइज अपने गिवन पीरियड में सबसे ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर मैं इन्हीं सारे एलिमेंट्स को एक कॉमन स्केल पर मेजर कर दूं, कॉमन रेडियस के लिए मेजर कर दूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अभी मैं कौन सा रेडियस ले रहा हूं बेटा, ऑन कॉमन स्केल। कॉमन स्केल का मतलब है सभी के लिए सेम टाइप का रेडियस ले रहे हैं। यहां पर हमने सबके डिफरेंट टाइप के रेडियस कंपेयर करे, बट हमेशा जब भी कैलकुलेशन होता है तो जनरली वो सेम स्केल पे होना चाहिए। इसीलिए अगर सभी के लिए मैं वंडरवॉल रेडियस कंसिडर कर लेता हूं तो आप देखें लेफ्ट टू राइट जाने पर केवल और केवल एक ही फैक्टर यूज आएगा, और वो फैक्टर क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव। और लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा अगर सभी का वंडरवॉल रेडियस देखा जाए तो उस केस में नियॉन का साइज क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, क्योंकि अभी हमने बाकियों के लिए भी क्या लिया है, वंडरवॉल रेडियस लिया है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि डिफरेंट टाइप के रेडियस अगर आप लेते हैं तो मेटालिक बड़ा होता है, कोवेलेंट उससे छोटा होता है और वंडरवॉल सबसे बड़ा होता है। इस केस की वजह से नियॉन का साइज सबसे बड़ा हो जाता है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन में अगर आ जाए फॉर if we consider same radius, same type of radius for all the second period element, then the smallest element will be neon, क्योंकि उसमें केवल एक ही फैक्टर काम आएगा, Z इफेक्टिव। यहां पर Z इफेक्टिव तो काम आ रहा है, साथ ही साथ टाइप ऑफ रेडियस का भी रोल हो रहा है। आगे मूव कर रहा हूं मैं।
इसके बाद अगर मैं सेकेंड पीरियड के बाद सेम ट्रेंड हम लोग थर्ड पीरियड के लिए अप्लाई करें, देखिएगा थर्ड पीरियड के लिए अप्लाई करें तो थर्ड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं बताइए? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है ना, इस बार आर्गन भी ले रहा हूं, नोबल गैस ले रहा हूं। अब आपको बोला कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है? जेड इफेक्टिव। लेकिन हम लोग जानते हैं जनरली हम लोग मेटल्स के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं? मेटालिक रेडियस। ठीक है, इसके अलावा नॉन मेटल्स वगैरह के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? कोवेलेंट रेडियस। और नोबल गैस के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? वंडरवॉल रेडियस। तो इस बेसिस पे सबसे बड़ा रेडियस कौन सा आ जाएगा बेटा? वंडरवॉल रेडियस। बाकी लेफ्ट टू राइट कौन सा फैक्टर लग गया? जेड इफेक्टिव लग गया। ये ट्रेंड आ गया, सबसे बड़ा वंडरवॉल रेडियस, उससे छोटा मेटालिक रेडियस, सबसे छोटा कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए ऑन कॉमन स्केल या फॉर सेम टाइप ऑफ रेडियस ऑफ ऑल दी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, देन ऑर्डर क्या आएगा बेटा? लगातार डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि उस केस में सिर्फ एक फैक्टर काम आएगा, ये वंडरवॉल का रोल नहीं होगा, सिर्फ एक फैक्टर काम आएगा, क्योंकि सभी के लिए आप या तो वंडरवॉल देख रहे होंगे तो सब में एक ही फैक्टर काम आएगा, एंड दैट फैक्टर विल बी जेड इफेक्टिव। ध्यान रखिए। तो ये सेकेंड और थर्ड पीरियड के लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर ध्यान से सुन ले। लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली साइज डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन वंडरवॉल रेडियस की वजह से नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होगा। लेकिन जब भी कॉमन स्केल की बात कर दे, सभी के लिए सेम टाइप का रेडियस देखें, तो एक ही फैक्टर काम आएगा, और वो फैक्टर कौन सा होगा बेटा? जेड इफेक्टिव। और उस केस में नोबल गैस क्या हो जाएगा? सबसे छोटा, अगर आप सबका कॉमन रेडियस लेंगे। लेकिन अगर आप सबके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में नोबल गैस ड्यू टू वंडरवॉल रेडियस क्या हो जाएगा? बड़ा। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड में केवल एस और पी ब्लॉक के मेंबर होते हैं, उनका ऑर्डर हमने देख लिया। इसके बाद फोर्थ पीरियड में जनरली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन किसका पूछा जाता है बेटा? 3D सीरीज के बारे में। 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हम जानते हैं एलिमेंट्स कौन से बेटा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब एक खास बात समझिएगा, क्या ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल होते हैं या नहीं होते बेटा? होते हैं। तो मेटल्स के लिए जनरली दो टाइप के रेडियस कैलकुलेट हो जाते हैं, एक तो मेटालिक रेडियस तो ऑब्वियसली, और दूसरा कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। तीनों टाइप के रेडियस वैसे तो हम निकाल सकते हैं, बट यहां पर हम दो ट्रेंड्स देखेंगे जो कि जनरली पूछे जाते हैं, एक मेटालिक रेडियस का ऑर्डर और दूसरा कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर। अब बात आती है दिमाग में कि सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि इनके रेडियस का ऑर्डर बनाना है, तो हम कौन सा रेडियस कंसिडर करें? अगर क्वेश्चन में लिखा है रेडियस ऑफ ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट रेडियस तो आपको समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियस तो आपको समझ में आ गया। लेकिन सिर्फ अगर लिखा हुआ आ जाए ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो बेटा फिर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं, तो इसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे मेटालिक रेडियस। और मेटालिक रेडियस कंसिडर करने का एक और रीजन है, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके लिए केवल मेटालिक रेडियस का ऑर्डर दिया है, कोवेलेंट नहीं दिया है। बट हम कोवेलेंट और मेटालिक दोनों डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखें, आपके सामने यहां पर कुछ कंडीशन लिखी हुई है। लेफ्ट टू राइट जब 3D सीरीज में हम मूव करेंगे, तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर हम लोग जानते हैं जनरली क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, पर आप देखिए डी ब्लॉक के लिए हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि जो 3D सीरीज थी उसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर शील्डिंग सिग्मा 0.85 से बढ़ता था और जेड इफेक्टिव 0.15 से बढ़ता था। मतलब ज्यादा डोमिनेटिंग कौन हो जाता है? सिग्मा, या शील्डिंग ज्यादा डोमिनेट हो जाता है लेटर ऑन इन द सीरीज। तो आप देखिए स्टार्टिंग में जेड इफेक्टिव जो है वो डोमिनेट कर रहा है शुरू के 5 एलिमेंट्स में। उसके बाद जेड इफेक्टिव और सिग्मा का जो डोमिनेशन है वो लगभग बराबर हो जाता है। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द सीरीज कौन डोमिनेट करने लग जाता है? तो बेटा सिग्मा या स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करने लग जाता है। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है। स्टार्टिंग में डी के अंदर हम लोग डी सबशेल जानते हैं, टोटल कितने डब्बे होते हैं? 5। डी के ये सारे डी के एलिमेंट्स हैं, टोटल डब्बे हैं 5, और ये भी डी के एलिमेंट्स हैं, टोटल डब्बे हैं 5। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जब इन एलिमेंट्स में हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं बेटा? सिंगली फिल होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या स्टार्ट हो जाएगी? पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली पेयर्ड हो जाएंगे। शुरू में क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनका रिपल्शन कम होता है। रिपल्शन कम होगा तो अट्रैक्शन ऑब्वियसली ज्यादा हुआ, अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा। जैसे जैसे हर डब्बे में पेयरिंग स्टार्ट हुई, यहां पर पेयरिंग स्टार्ट हुई, तो पेयरिंग स्टार्ट होने के साथ थोड़ा सा रिपल्शन पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। तो
पहले क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा था, अब थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ा तो जेड इफेक्टिव और रिपल्शन का जो डोमिनेशन लेवल है वो लगभग बराबर हो जाता है। बट यहां पर और ज्यादा पेयरिंग हो गई, हर डब्बे में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पेयरिंग हो गई, इसकी वजह से यहां जो रिपल्शन है वो डोमिनेट करता है। और अगर रिपल्शन डोमिनेट करने लग गया तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा, अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल पास नहीं आएगा, रिपल्शन की वजह से दूर चला जाएगा। देखिए ऐसा ही कुछ ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा जब हम इसके कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आप देखें, है ना, मैंगनीज आयरन तक, यहां पर लगातार साइज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज होते जा रहा है। लगातार साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में अट्रैक्शन जो है, जेड इफेक्टिव जो है वो पावरफुल है, वो डोमिनेट कर रहा है। फेकोनी वो एलिमेंट है जिनके अंदर आपको जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट का डोमिनेशन लगभग बराबर देखने को मिल रहा है और इनका साइज भी ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेकिन कॉपर जिंक के टाइम पर साइज में देखिए वेरिएशन आ गया, साइज इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि पेयरिंग होने की वजह से रिपल्शन बढ़ा और रिपल्शन बढ़ने की वजह से साइज इंक्रीज हो गया। तो यह पूरा ऑर्डर आ जाता है। अब इसमें खास बातें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फेकोनी जो है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? फेरोमैग्नेटिक। क्या मीनिंग है डी ब्लॉक में देखेंगे। खैर कुछ खास बातें और मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब इस ऑर्डर को देखें, अगर लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्कैंडियम और जिंक, देखिए दोनों तरफ, इधर स्कैंडियम बड़ा दिख रहा है और आगे सीरीज में जिंक बड़ा दिख रहा है, तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कैंडियम और जिंक में से एक्चुअली बड़ा कौन है, तो इन दोनों में से ज्यादा बड़ा साइज किसका होता है बेटा? स्कैंडियम का। स्कैंडियम का साइज कैसे बड़ा हो गया? तो वैल्यू बेस्ड डेटा है, लेकिन इसको समझने के लिए, याद करने के लिए कुछ जुगाड़ आपको बता रहा हूं। जुगाड़ ध्यान से सुनना, ये लॉजिक नहीं है, जुगाड़ है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्कैंडियम और जिंक को कंपेयर करना है, तो स्कैंडियम फर्स्ट और लास्ट है ना, इन्हीं का कंपेरिजन हम लोग देख रहे हैं। तो स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर क्या हुआ? आप देखिए 1 2 3 4 5 बार साइज डिक्रीज हुआ, 5 बार साइज डिक्रीज हुआ, फिर साइज बराबर रहा, 5 बार डिक्रीज होकर साइज बराबर रहा, और कितनी बार साइज बढ़ा? 2 बार साइज बढ़ा। इसका मतलब है नेट इफेक्ट जो आ रहा है वो डिक्रीज का आ रहा है। तो आप उससे याद रख सकते हैं कि स्कैंडियम और जिंक तक जाने पे साइज डिक्रीज होगा। वंस अगेन आई एम सेइंग कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉजिक नहीं है, ये जुगाड़ है। तो फर्स्ट और लास्ट मेंबर में इवन ये 3D सीरीज की बात हुई है, इवन 4D और 5D सीरीज, 4D और 5D सीरीज जो है उनमें भी ध्यान रखें, डी ब्लॉक की सीरीज के अंदर 4D 5D 3D कोई भी सीरीज हो, फर्स्ट एलिमेंट का साइज हमेशा लास्ट एलिमेंट के कंपैरिजन में बड़ा होगा। फर्स्ट एलिमेंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दी लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज। चलिए ये तो बात होगी बेटा कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस के बाद इसके मेटालिक रेडियस पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? मेटालिक रेडियस। मैंने आपको बोला भी है, अगर एग्जाम में सिर्फ रेडियस का ऑर्डर पूछा जाए तो आप मेटालिक रेडियस कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये मेटल्स हैं। और दूसरी बात, एनसीईआरटी में इसके लिए केवल मेटालिक रेडियस का ऑर्डर दिया, और उस ऑर्डर में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो होगा एमएन के साथ। देखिएगा ये आ गया ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियस। ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियस की जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो इस ऑर्डर को जब आप देखेंगे तो देखिए एक खास बात जो आप नोट कर पा रहे होंगे यहां पर, वो ये है कि एमएन बोल्ड भी कर रखा है। एमएन का साइज देखिए लेफ्ट टू राइट, यहां तक साइज पहले डिक्रीज हुआ था, यहां भी साइज डिक्रीज हो रहा है। फेकोनी, कॉपर जिंक, लेकिन ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये चेंज हो गया। अब ऐसा चेंज हुआ तो इसका रीजन देखें, तो रीजन है रेडियस के टाइप पे डिपेंड कर रहा है बेटा। यहां पर हम कौन से रेडियस की बात कर रहे हैं? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो मेटल के लैटिस से निकाला जाता है। तो जो मेटल एमएन का क्रिस्टल लैटिस देखा गया, मेटल एमएन का क्रिस्टल लैटिस देखा गया, अगर नॉर्मल रेडियस होता कोवेलेंट तो इनके बीच में कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो रही होती कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। लेकिन मेटालिक बॉन्ड में लैटिस में एटम्स एक दूसरे से ठीक जुड़े हुए होते हैं। बट मैंगनीज का जो मेटालिक क्रिस्टल लैटिस बनता है वो वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है बेटा? D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ये जनरली मेटालिक बॉन्डिंग में इजीली पार्टिसिपेट नहीं करता ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा जब ये मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो ये जो मेटल का एक एटम और दूसरा एटम है ये ज्यादा क्लोज नहीं आएंगे। तो इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि ये दूर जा रहे हैं तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पहले से बढ़ जाएगा, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली रेडियस भी क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा। इसीलिए ध्यान रखें कि
मैंगनीज का मेटालिक रेडियस जो है वो अपने दोनों एडजेसेंट एलिमेंट से मैंगनीज का मेटालिक रेडियस बड़ा होता है। अब इसको याद कैसे करें, तो ध्यान रखें कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर आपको बता दिया, उससे कोवेलेंट से मेटालिक में जाने में एक ही चेंज हुआ और वो चेंज क्या हुआ, मन बड़ा हो गया। क्या बड़ा हो गया, मन बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया, आसपास के एलिमेंट से बड़ा हो गया। और मन बड़ा होकर किसके बराबर हो जाता है, जान के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, जान। एक ट्रिक यहां पर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंगनीज और जिंक के लिए मेटालिक रेडियस की बात करूं तो एक ऑर्डर आपको दिखेगा कि जिंक और मैंगनीज का मेटालिक रेडियस बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे कि मेटालिक रेडियस के ऑर्डर में जाने मन का साइज, किसका साइज, जाने मन का साइज बराबर हो जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू, अभी हमने 3D सीरीज है ना, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज की बात करी। अब आता है ऑर्डर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साइज का। अब एफ ब्लॉक में जनरली जब हम बात करते हैं तो दो सीरीज है, 4F सीरीज, 5F सीरीज। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 4F सीरीज के पूछे जाते हैं, क्योंकि 4F सीरीज का जो ट्रेंड है, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, वो अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर ली गई है। 5F सीरीज की, एक्टिनाइट सीरीज का ज्यादा ऑर्डर एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा, कुछ ही एलिमेंट दे रखे, स्टार्टिंग के एलिमेंट दे रखे हैं और ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अभी तक परफेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, इसीलिए हम लोग यहां पर केवल 4F की बात करेंगे। अब सुने, 4F में दो तरह के ऑर्डर पढ़ने, एक तो नॉर्मल एटॉमिक फॉर्म में, जब न्यूट्रल फॉर्म में है 4F के एलिमेंट्स तो उनका साइज का ऑर्डर, और जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, याद करिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को लार्जेस्ट ग्रुप में प्लेस किया गया है और वो लार्जेस्ट ग्रुप का ग्रुप नंबर मेंडलीव के हिसाब से क्या होता है बेटा, थर्ड। तो थर्ड ग्रुप, मैंने आपको बोला था कि मेंडलीव का जो ग्रुप नंबर होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेगा आगे जाके। तो बेटा जो 4F सीरीज के एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं, उनका एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है, पूरे एफ ब्लॉक का एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है, और वो कॉमन स्टेट क्या होता है, +3। तो दो ऑर्डर्स यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, एक तो एटॉमिक फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में, और एक +3 आयनिक फॉर्म में। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले +3 आयनिक फॉर्म, लैंथेनम को लैंथेनाइड में इंक्लूड नहीं करना है, बस ये लैंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स है, इसीलिए हमने यहां पर लैंथेनाइड में लिख दिया। बट एग्जाम में क्या होता है, कई बार लैंथेनाइड सीरीज के कोई भी क्वेश्चन है, चाहे रेडियस हो, चाहे आईई हो, चाहे इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का ऑर्डर हो, इनके साथ जनरली लैंथेनम को इंक्लूड कर देते हैं। क्यों इंक्लूड कर देते हैं लैंथेनम को, क्योंकि इनका नाम लैंथेनम के बाद ही रखा गया है। तो हम चाहें तो लैंथेनम को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लैंथेनाइड सीरीज को लैंथेनम के साथ कंपेयर करने को दे, तो आप लैंथेनम को यहां पोजीशन कर दे और ट्रेंड जो बन रहा है वो वैसा ही बनेगा जैसा दूसरे केसेस में होता है। देखिए कैसे, लैंथेनम, इसके बाद 14 लैंथेनाइड फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71। अभी हम कौन सा ट्रेंड देख रहे हैं, +3 साइज का ट्रेंड देख रहे हैं, आयनिक फॉर्म में ट्रेंड देख रहे हैं। +3 इनका एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है पूरे एफ ब्लॉक का। और ऐसा क्यों हुआ, याद करें, एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2, N-1D 0 और 1 और N-2F 1 to 14। तो बेटा इसके जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो NS2 के पहले दोनों इलेक्ट्रॉन गए, फिर N-1D का 0 या 1 में से अगर 1 है तो 1 चला जाएगा, अदरवाइज N-2 का F में से कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इसके पास अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन बचेंगे F में। अब एक बात बताओ, इसमें जैसे जैसे सीरियम से लेकर मैं ल्यूटेशियम तक मूव करता हूं, तो क्या F के इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ती है या कम होती है, तो बढ़ती है। और अगर F के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली, तो F की शील्डिंग स्ट्रांग होती है या पुअर होती है, पुअर होती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग क्या हो जाएगी, पुअर, और शील्डिंग अगर पुअर हो गई तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर, 4F सीरीज यहां पर अलग है, लेफ्ट टू राइट 4F 58 to 71 जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज कम हो जाएगा। तो वही ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार विदाउट एनी एक्सेप्शन +3 फॉर्म में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब आगे बात करें इसके एटॉमिक फॉर्म की। देखिए एटॉमिक फॉर्म फिर से, बस +3 के बदले हमने कैसा फॉर्म ले लिया है इस बार, न्यूट्रल एटॉमिक स्टेट ले लिया है। तो बेटा यहां पर भी ट्रेंड बिल्कुल सेम है, केवल एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, और वो चेंज कहां आ रहा है, EU में। याद करिए इससे पहले 3D सीरीज पढ़ा था, 3D में
कोवेलेंट से मेटालिक जाने पर एक चेंज आया था, क्या बड़ा हो गया था? मन बड़ा हो गया था। वैसे यहां पर कौन बड़ा हो जाएगा? EU बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा हो जाएगा? EU। किस फॉर्म में? एटॉमिक फॉर्म में। याद रखिएगा, एटॉमिक फॉर्म में EU बड़ा हो जाएगा। वहां पर मन बड़ा होकर किसके बराबर हो गया था? जाने मन हो गया था, जिंक के बराबर हो गया था, जान के बराबर हो गया था। पर क्या मैंने वहां बोला कि मन सबसे बड़ा है? नहीं, वहां सबसे बड़ा कौन था? स्कैंडियम। फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लास्ट मेंबर, ऐसा बताया भी था आपको। बट यहां पर एक खास बात, EU का साइज, यूरोपियम का साइज अपने पूरे 4F सीरीज में सबसे बड़ा होता है। क्या बोला मैंने? बड़ा नहीं, सबसे बड़ा होता है। तो इसका जो रेडियस है, लार्जेस्ट साइज या लार्जेस्ट रेडियस इन 4F सीरीज आपको देखने को मिलेगा। बाकी पूरा ट्रेंड सेम है, लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज कम होता जा रहा है, बट EU का साइज क्या हो गया बेटा? अपनी पूरी सीरीज में सबसे बड़ा हो गया। इसका रीजन भी Mn जैसा ही निकल के आता है। Mn का रेडियस बढ़ने का कारण क्या था बेटा? वीक मेटालिक बॉन्डिंग। वैसे EU में भी आपको क्या देखने को मिलता है? वीक मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी तो दोनों एटम जो लैटिस में दूर जाएंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसका रेडियस आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? बड़ा देखने को मिलेगा। ध्यान रखें, ट्रेंड आप चाहे तो एनसीईआरटी में F ब्लॉक के अंदर वैल्यूज गिवन है, न्यूट्रल फॉर्म और आयनिक फॉर्म की, वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, अब ये तो बात हो गई लेफ्ट टू राइट वाले जो ट्रेंड्स है। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में हमने 3D सीरीज की बात करी और यहां पर F ब्लॉक की बात करी। अब पीरियड के बाद जब हम ट्रेंड की बात करते हैं इन अ ग्रुप, कैसे ट्रेंड की बात करें इन अ ग्रुप? अब ध्यान से सुनना, तरीका बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें। जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं ना बेटा, तो ग्रुप में हमारे पास जो फैक्टर होता है वो जनरल फैक्टर कौन सा होता है? नंबर ऑफ शेल्स। क्योंकि अब हम सेम ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एक एक नया शेल ऐड होता जाएगा हर एलिमेंट में, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, और शेल ऐड होने से जनरली साइज बढ़ता है। ग्रुप के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर 18 सारे ग्रुप्स पढ़ेंगे। ग्रुप में जनरली दो टाइप के ट्रेंड देखे गए। एक तो क्या देखा गया है बेटा? नॉर्मल ट्रेंड। क्या देखा गया है? नॉर्मल ट्रेंड। और कई ऐसे ग्रुप हैं जहां पर एक टर्म यूज आएगी और वो टर्म कौन सी होगी? कॉन्ट्रैक्शन वाले ट्रेंड्स। तो नॉर्मल ट्रेंड और कॉन्ट्रैक्शन वाले ट्रेंड, ये दो चीजें होंगी, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब ऐसे कौन से ग्रुप हैं जहां पर नॉर्मल ट्रेंड आएगा और ऐसा कौन सा ग्रुप है जहां कॉन्ट्रैक्शन वाला ट्रेंड आएगा? तो मैं अभी कुछ बता रहा हूं, इसको ध्यान से अभी समझते जाइए, मैं पूरा पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन करते जाऊंगा पॉइंट्स आपको। ग्रुप नंबर 1, 2, इसके बाद 16, 17, 18, ये वो ग्रुप्स हैं जहां पर आपको नॉर्मल ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, जबकि इसके अलावा रिमेनिंग जो ग्रुप 3 से 12 डी ब्लॉक एंड ग्रुप 13, 14, 15 पी ब्लॉक, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। मतलब हुआ क्या? जब आप पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरा एस ब्लॉक और पी का जो लेटर हाफ है ना, उसमें आपको नॉर्मल ट्रेंड मिलेगा और बीच के सारे ग्रुप्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, ग्रुप में कितने टाइप के ट्रेंड्स आपको मिलेंगे? एक तो नॉर्मल ट्रेंड मिलेगा। नॉर्मल ट्रेंड कहां मिलेगा? ग्रुप 1, 2 और पी ब्लॉक का लास्ट 3, मतलब 16, 17, 18, और बीच के सारे ग्रुप मतलब पूरा डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का फर्स्ट हाफ मतलब 13, 14, 15, इनमें कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब क्या बात आ रही है देखें, इन अ ग्रुप कंडीशन देखें, साइज की बात हो रही है। इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। मैंने बता दिया, नॉर्मली डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर देखते हैं, शेल नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट भी आएगा। सबसे पहले नॉर्मल ट्रेंड वाले ग्रुप, एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और पी ब्लॉक का लेटर हाफ पार्ट मतलब 16, 17, 18। लेटर हाफ मतलब 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में, तो लेटर हाफ मतलब लास्ट वाले 3 ग्रुप्स है ना। इनमें आप देखें, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, रेगुलरली आपको क्या दिख रहा है बेटा? साइज इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लिथियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो 2 शेल है, सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है 3 शेल है, तो 1 बाय 1 शेल्स ऐड होते जा रहे हैं और जैसे जैसे 1 बाय 1 शेल ऐड होते जाएंगे साइज इंक्रीज होता जाएगा। ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में 16, 17, 18 रेगुलर साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्या हो रहा है? फैक्टर हमारे पास है नंबर ऑफ शेल्स, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस
या एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ट्रेंड है, ये बता दिया आपको। अब देखिए ये ट्रेंड और कॉन्ट्रैक्शन वाले ट्रेंड में एक साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले, फिर हम कॉन्ट्रैक्शन वाले ट्रेंड देखेंगे। ये डायग्राम कुछ याद आ रहा होगा, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा भी था। अब देखिए ये हो गया ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये हो गया ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12, ये हो गया ग्रुप 13, 14, 15, 16 और ये आ गया ग्रुप 18। ठीक है, ग्रुप 1 का ट्रेंड नॉर्मल है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ग्रुप 2 का ट्रेंड नॉर्मल है, साइज बढ़ता जा रहा है। ये रेडियो एक्टिव है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहां पर, है ना। ग्रुप 16, 17, 18 में साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 15 तक आपको कॉन्ट्रैक्शन देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या, याद करिए शील्डिंग इफेक्ट में हमने बात करी थी कि सेम शेल या सबशेल की जब हम बात करते हैं तो उसमें एसपीडीएफ सबशेल्स या ऑर्बिटल्स आते हैं। एस और पी का शील्डिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और डी और एफ का शील्डिंग क्या होता है, वीक। एस की शील्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे वीक पी, उससे वीक डी और सबसे वीक एफ। तो बेटा जब डी और एफ के वजह से कॉन्ट्रैक्शन आएगा, किस किस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आएगा, डी और एफ की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आएगा। कॉन्ट्रैक्शन नाम से समझ में आता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना। तो बेटा डी और एफ की बात करें, डी और एफ की शील्डिंग स्ट्रांग है या पुअर है, बेटा पुअर शील्डिंग है। अगर शील्डिंग पुअर है तो सिग्मा कम हो जाएगा, और सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज बताइए बढ़ेगा या सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जिन एलिमेंट्स में डी और एफ की इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाती है, उनके अंदर पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा और साइज डिक्रीज होगा। दूसरी बात, डी और एफ दोनों की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। डी के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आने वाले कॉन्ट्रैक्शन को ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और एफ ब्लॉक में या एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आने वाले कॉन्ट्रैक्शन को दो नाम दिए गए हैं। 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से आने वाले कॉन्ट्रैक्शन को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और 5f इलेक्ट्रॉन की वजह से आने वाले कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जनरली यहां लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे और डी की वजह से ट्रांजिशन। एक्टिनाइड हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, एफ ब्लॉक में कुछ बातें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। अब देखिए डी और एफ में से ज्यादा पुअर शील्डिंग किसकी होगी, तो ज्यादा पुअर शील्डिंग होगी एफ की। मतलब एफ की वजह से होने वाला कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो आपसे पूछा जाए ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में से मोर डोमिनेटिंग कौन होगा, तो मोर डोमिनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसीलिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट हमें ज्यादा ग्रुप्स में देखने को मिलता है और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट हमें कम ग्रुप्स में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एफ के ही दोनों कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं, 4f और 5f, मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में से मोर इफेक्टिव कौन, हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड ही मेनली। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है एफ ब्लॉक में, वो यहां बोल रहा हूं, तो बेटा in comparison to lanthanide contraction, actinide contraction is much more powerful due to its more diffused shape। चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। खैर अब आप देखिए, जब मैं ग्रुप 13 की बात करूं, ध्यान से सुनना, अभी हमने ग्रुप 1, 2 इसके अलावा 16, 17 और 18 का ऑर्डर पढ़ लिया। अब देखिए पी ब्लॉक के 3 ग्रुप्स बच रहे हैं। कौन कौन से ग्रुप बच रहे हैं, ग्रुप 13, 14, 15। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, मतलब बोरॉन से बड़ा साइज किसका हो गया, एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम से बड़ा साइज किसका होना चाहिए था, गैलियम का। रेगुलर ट्रेंड जो होना चाहिए था, पहले उसकी बात कर रहा हूं, इन एलिमेंट्स को हटा देना हूं, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर रेगुलरली साइज बढ़ना चाहिए था बाकियों की तरह, लेकिन हुआ क्या, ध्यान से देखो, बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पर साइज बढ़ा, लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम में कुछ चेंज आया। क्या चेंज आया, एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पर एक नया शेल ऐड हुआ। नया शेल ऐड हुआ तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक बात देखिए, क्या गैलियम के पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर हुए या नहीं हुए। ठीक गैलियम के जस्ट पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी में गए, और डी की शील्डिंग स्ट्रांग है या पुअर है, तो डी की शील्डिंग पुअर है, और अगर शील्डिंग पुअर है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब गैलियम का साइज जितना बड़ा होना चाहिए था
इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से साइज उतना नहीं बढ़ पाएगा और साइज थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, और इस वजह से गैलियम का साइज सिकुड़कर ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम के बराबर हो जाता है। ध्यान से सुने, गैलियम का साइज कॉन्ट्रैक्ट होकर ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम के बराबर हो जाता है। एग्जैक्ट ट्रेंड की भी बात करूंगा, अभी ऑलमोस्ट ध्यान रखें। अब क्या हुआ, तो डी का इफेक्ट तो आ चुका, तो अब वापस से डी का इफेक्ट नहीं आएगा। तो गैलियम से इंडियम गए, ठीक है, साइज बढ़ेगा। इंडियम से थैलियम गए, साइज क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर से एक करामात यहां पर होगी। देखिए क्या करामात होगी, इंडियम और थैलियम में जाने पर एक खास बात नोटिस करें, क्या थैलियम के पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी में आए हैं? तो आए, वो तो पहले भी आ गए, उसका इफेक्ट तो नेग्लिजिबल हो चुका है अब। पर क्या यहां पर बीच में 14F के इलेक्ट्रॉन भी आएंगे? तो यस, और ये जो F के इलेक्ट्रॉन पहली बार आएंगे तो ये अपना इफेक्ट दिखाएंगे, और F की शील्डिंग पुअर होती है। F की शील्डिंग पुअर होने की वजह से अगेन Z इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज छोटा हो जाएगा। तो बेटा थैलियम का साइज जितना बड़ा होना था उतना बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो F की शील्डिंग है ये पुअर है, और F की पुअर शील्डिंग की वजह से थैलियम का साइज अगेन कॉन्ट्रैक्ट होकर, थैलियम का साइज कॉन्ट्रैक्ट होकर इंडियम के बराबर हो जाता है। तो ये ग्रुप 13 का ऑर्डर है, जिसमें ऊपर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन इन डी के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ, और यहां पर होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को, इस जगह पर होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को, ये किस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ, 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मूविंग ऑन टू ग्रुप 13 के बाद हम ग्रुप 14 की तरफ मूव कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, साइज बढ़ेगा। सिलिकॉन जर्मेनियम में साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ता भी है। अब बात आएगी कि सर यहां पर तो आपने बोला कि डी के इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट आया, तो यहां पर इफेक्ट क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, एफ और डी में से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग शील्डिंग किसकी है, डी की। तो डी की शील्डिंग उतनी वीक नहीं है जितनी एफ की शील्डिंग है, इसलिए मैंने बोला था एफ का इफेक्ट ज्यादा जगह पर आएगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट ज्यादा जगह पर आएगा, ट्रांजिशन का इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा। तो जो डी की वजह से शील्डिंग वीक हुई थी, ठीक है, उसमें यहां पर एक पी का इलेक्ट्रॉन आया। अब बताइए पी की जो इलेक्ट्रॉन, इन 10 के बाद एक पी का इलेक्ट्रॉन आया, वो पी का जो इफेक्ट है वो सिग्मा को कम करेगा या सिग्मा बढ़ा देगा? तो बढ़ा देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग शील्डिंग है। तो ये जो सिग्मा कम हुआ था उसको ये पी का इलेक्ट्रॉन एक और ये दूसरा पी का इलेक्ट्रॉन उस शील्डिंग को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, काउंटर कर देता है। इसीलिए इस जगह पर सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और इसीलिए आगे जाने पर कोई ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वर्क नहीं करता। आप देखो, सिलिकॉन से बड़ा जर्मेनियम, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, सल्फर से सेलेनियम, सो ऑन। बट फिर से देखें, यहां पर गैलियम इंडियम में बड़ा कौन है, इंडियम। यहां पर भी ये तो ट्रेंड बिल्कुल सही है। अब इस जगह पर कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगा है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से लगा, डी की वजह से या एफ की वजह से? एफ की वजह से, क्योंकि यहां पर एफ के एलिमेंट्स भी आए हैं ये वाले। तो बेटा एफ की शील्डिंग डी के कंपैरिजन में ज्यादा वीक होगी, ज्यादा वीक होगी। तो जब एफ की शील्डिंग बहुत ज्यादा वीक है तो उसको काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए स्ट्रॉन्ग शील्डिंग वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। अब देखो ये 14 एलिमेंट्स यहां पर आ गए, ठीक है। इसके बाद अगला एलिमेंट कौन आया, ये। क्या इसमें उन 14 वीक एलिमेंट्स का इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आएगा। मतलब इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, पर इसमें नया इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा या एफ में आएगा? तो डी में आएगा, और डी की खुद की शील्डिंग वीक है, तो उन 14 के वीक वाले इफेक्ट को ये डी का इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं करेगा। अभी भी वीक शील्डिंग चल रही है, वीक शील्डिंग, ये सब डी के एलिमेंट्स हैं, तो इनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन्स डी में आ रहे हैं, इसीलिए इन सबकी खुद की तो शील्डिंग वीक है, और ये 14F की वीक शील्डिंग का इफेक्ट भी यहां पर आएगा। इस वजह से इन सब में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा आगे। यही कॉन्ट्रैक्शन यहां देखने को मिला, थैलियम का साइज कॉन्ट्रैक्ट होके। अब पहला इलेक्ट्रॉन किसमें आया, पी में। 14F की जो वीक शील्डिंग थी वो यहां तक बैलेंस नहीं हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी में आए हैं। अब जो पी का पहला इलेक्ट्रॉन आया वो उसकी शील्डिंग को थोड़ा सा बैलेंस करेगा, पर पूरा बैलेंस नहीं करेगा। डी का आसानी से बैलेंस हो गया था 2 इलेक्ट्रॉन से, पर एफ की और शील्डिंग वीक है, उसको बैलेंस करने में टाइम लगेगा। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा बैलेंस हुआ। एसएनपीवी में
भी जो साइज होता है एसएनपीबी में भी जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आया, पी में जैसे एक और इलेक्ट्रॉन आया कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा और वीक पड़ गया, और बेटा यहां तक आते आते ऑलमोस्ट इक्वल लिख रहा हूं, ठीक है ना, बट यहां तक आते आते कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट लगभग क्या हो जाता है? खत्म। तो आगे आपको कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो इनके साइज लगभग बराबर है ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बट आगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इस P1 P2 P3 इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस कर दिया है वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ, और इसीलिए आगे आपको कोई कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। और ये घूमकर, यही ऑर्डर घूमकर यहां आएगा बेटा, सीजियम, फ्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इसमें सीजियम फ्रांसियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल देखा गया है, बट इसका रीजन आप सिर्फ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलोगे, क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप देख सकते हो यहां पर उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है, तो वो इफेक्ट आधी जगह खत्म होकर और फिर यहां पर वापस नहीं आ सकता। अगर यहां इफेक्ट आना होता तो बेटा बाकी जगह भी उसका इफेक्ट दिखता। तो इसको हम लोग बोल देंगे सीजियम एंड फ्रांसियम, न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू लगभग बराबर होती है, तो उसका रीजन हम सिर्फ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोल सकते, हम ऐसा बोल सकते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ कंबाइंड डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आगे बात कर रहा हूं मैं। ये ट्रेंड समझाने के बाद इसी ट्रेंड्स को मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कौन सा कॉन्ट्रैक्शन आएगा बेटा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ग्रुप 13 याद करिए, ग्रुप 13 के पहले यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन किसमें आए थे? डी में। डी की शील्डिंग क्या थी बेटा? वीक। शील्डिंग वीक हो गई, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ गया था, साइज छोटा हो गया। तो गैलियम का साइज छोटा होकर लगभग किसके बराबर हो जाता है? एल्यूमिनियम के बराबर। आलू गाजर का साइज लगभग बराबर हो जाता है। कौन से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से? ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह यूज में आएगा, और वो कौन सा ग्रुप है? 13। इसीलिए ग्रुप 13 जो है, ध्यान सुनना, ग्रुप 13 जो है वो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है? क्योंकि ये इकलौता ऐसा ग्रुप है जहां पर दोनों कॉन्ट्रैक्शन एक साथ लगते हैं, दैट इज ट्रांजिशन एंड लैंथेनाइट। इसके अलावा बाकी किसी ग्रुप में आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लैंथेनाइट तो एफ की वजह से उसका इफेक्ट मैंने बोला था बहुत सारे ग्रुप्स में आएगा, लेकिन ट्रांजिशन केवल इसी ग्रुप में है, और इसीलिए इसके ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब देखिए आपके सामने एल्यूमिनियम और गैलियम के लिए मैंने बोला कि एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज लगभग क्या आ गया बेटा? बराबर। बट अब एग्जैक्ट ट्रेंड पे चले तो सुने, ट्रेंड यहां पर देखिए, एल्यूमिनियम गैलियम में एक्चुअल में साइज किसका बड़ा होना चाहिए था? गैलियम का, क्योंकि एक नया शेल ऐड हुआ, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन वो लगभग बराबर हो गया। तो ये हम जनरली दिखाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू एनसीईआरटी जब आप उठाएंगे ग्रुप 13 तो आपको मिलेगा कि आलू गाजर में बड़ा कौन है? आलू। ध्यान से सुनना, गाजर बड़ा मत कर देना। आलू गाजर में बड़ा कौन है? आलू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है एनसीईआरटी में। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट रेडियस गिवन है, वैल्यू गिवन है एनसीईआरटी में, पैराग्राफ में दिखा रखा है, लिख रखा है। तो बेटा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। आलू गाजर में बड़ा कौन? आलू। बाकी हर जगह क्या होगा? जहां भी कॉन्ट्रैक्शन में साइज बराबर हो रहे हैं उनमें से लगभग नीचे वाले एलिमेंट का साइज स्लाइटली बिगर होगा। क्यों बिगर होगा? क्योंकि यहां से यहां जाने पर एक नया शेल ऐड हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा साइज, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं बट थोड़ा सा साइज नीचे वाले एलिमेंट का आपको क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा। केवल एक जगह कॉन्ट्रैक्शन होने के बावजूद नीचे वाले का साइज बड़ा नहीं मिल रहा, और वो कौन सी जगह है? आलू गाजर। इसी के जस्ट बाद अगर मैं ग्रुप 14 की बात कर दूं, ध्यान से सुनना, ग्रुप 14 काशी गए संत प्रभु। ठीक है, तो मैंने बोला था ग्रुप 14 में भी कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आएगा, और कौन से कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आएगा? डी का इफेक्ट। ट्रांजिशन तो बस यही आएगा, बट लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट कहां आएगा? एसएनपीबी में। 3 ग्रुप्स में लगा था, ग्रुप 13, 14, 15। तो बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर रेगुलर साइज बढ़ा, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन जहां भी साइज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप ऑलमोस्ट इक्वल कर रहे हो, वहां ध्यान रखिएगा जनरली ऐसा होगा, एग्जैक्ट ट्रेंड जब भी पूछ ले तो जनरली ऐसा होगा कि नीचे वाला जो एलिमेंट है उसका साइज, नीचे वाला जो एलिमेंट है उसका साइज स्लाइटली ग्रेटर होता है। तो हम इसको ऐसा लिख दे रहे हैं कि एसएन और पीबी में पीबी इज आइदर इक्वल टू और स्लाइटली ग्रेटर देन एसएन, और सेम ट्रेंड आपको ग्रुप 15 में मिलेगा, एन, पी, एएस, एसबी और बीआई। तो एसबी और बीआई का साइज ऑलमोस्ट इक्वल बोलते हैं, बट याद करें वहां तक कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल वीक हो गया था, क्योंकि पी के नए इलेक्ट्रॉन शील्डिंग को जो है डोमिनेशन पे ले आते हैं, उसके वीक इफेक्ट को, नेग्लिजिबल इफेक्ट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो यहां पर
जब बिस्मथ की बात आएगी एसबी और बीआई की, तो बीआई का साइज ग्रेटर देन आपको एसबी मिलेगा, जो कि इसी तरह से देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात कर रहा हूं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ऑलरेडी मैंने बता दिया दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन लगेंगे ग्रुप डी ब्लॉक में, ग्रुप 3 से लेकर और पी ब्लॉक के ग्रुप 15 तक। ये जो पूरा पार्ट है इसमें दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन काम करेंगे, एक ट्रांजिशन एक लैंथेनाइट। ट्रांजिशन केवल एक जगह आलू गाजर में बड़ा कौन आलू, बाकी हर जगह लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जनरली आपको जो एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे वो 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, जिनका साइज छोटा होकर अपने से ऊपर वाले एलिमेंट का साइज के बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से वर्क करेगा बेटा? 4f एलिमेंट्स की वजह से। ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको दे रखा है, पॉइंट देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन एंटर इज n-2 f ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ f ऑर्बिटल। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हैं s शार्प, p प्रिंसिपल, d डिफ्यूज्ड, f फंडामेंटल। और f ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उनकी पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से z इफेक्टिव बढ़ जाता है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ध्यान से सुने। अब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहां लगाना है? तो डी ब्लॉक के लिए मैं बात कर रहा हूं साइज का, ध्यान सुनना। डी ब्लॉक के लिए साइज के ऑर्डर की बात कर रहा हूं। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ध्यान से सुनिएगा, ये डी ब्लॉक के ग्रुप्स ले लिए मैंने, ठीक है ना। सारे ग्रुप्स नहीं बताऊंगा, कुछ एक ट्रेंड बता दूंगा, बाकी सब आपको जनरलाइज करने हैं। डी ब्लॉक के अंदर 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, ठीक है, इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, यहां पर 7th पीरियड का एलिमेंट भी ले लिया। टी जरा हाफ, ठीक है। वे नवाब थे, करोड़ों मोल वाले। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं और लास्ट में मैं आ जाता हूं ग्रुप 11 की तरफ। क्यों अजी आंटी और जिंदगी कबाड़ा हो गई। क्यों अजी आंटी और जिंदगी कबाड़ा हो गई। अब ध्यान सुनो, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। 57 के बाद यहां आने वाले जो 14 एलिमेंट हैं वो कौन से हैं बेटा? लैंथेनाइट्स। उन लैंथेनाइट में इलेक्ट्रॉन किस में गया? F में। F की शील्डिंग क्या है? पुअर शील्डिंग की वजह से क्या लगेगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो यहां से यहां जाने पर तो साइज बढ़ता गया, ठीक है, शेल बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर जो 14 इलेक्ट्रॉन आए हैं उनका इफेक्ट इस एटॉमिक नंबर में आएगा। 57 के बाद 58 से 71 गए F ब्लॉक में, और उस 14F के इलेक्ट्रॉन का पहला इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? हाफनियम में। और वो F के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर है, तो सिग्मा कम होगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा, तो बेटा हाफनियम में कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। और कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से नीचे वाले एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है अपने से ऊपर वाले एलिमेंट का। पर अब यहां पर जो 14 इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है वो बैलेंस कहां होगा उसकी बात भी मैं कर चुका हूं, बट फिर से देखें, यहां पर नया इलेक्ट्रॉन किसमें आया? D1 आया, यहां कौन आया? D2। नया इलेक्ट्रॉन D में ही आया, D की तो खुद की शील्डिंग पुअर है, तो क्या वो इस 14 इलेक्ट्रॉन के वीक शील्डिंग को बैलेंस कर पाएगा? क्या नहीं, क्योंकि उसकी खुद की शील्डिंग वीक है। तो वही कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आगे भी प्रोपगेट होता जाएगा। तो बेटा यहां पर भी इसका साइज ऑलमोस्ट इक्वल, और यहां पर भी साइज क्या आ जाएगा? ऑलमोस्ट इक्वल। अब यही कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा था यहां पर, है ना, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो इन थैला का साइज भी बराबर हो गया था और ये चला। अब सुने, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी में, यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन देखा गया वो कहां देखा गया? लाएंगे और एसी। तो अब देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है, कंडीशन सुनिएगा ध्यान से। केवल 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड पे ध्यान दीजिए, मतलब यहां तक के ट्रेंड्स पे आप ध्यान दें। एक जनरल ट्रेंड में बोल सकता हूं, एक्सेप्ट ग्रुप 3 को छोड़कर, है ना। ग्रुप 3 में तो लगातार यहां तक साइज बढ़ा, पर ग्रुप 3 के अलावा ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक 3D से बड़ा साइज किसका है बेटा? 4D का। ये 3D एलिमेंट्स है, 4D एलिमेंट्स है, और 4D और 5D एलिमेंट्स का साइज लगभग क्या मिलेगा? बराबर। मतलब एक जनरल कंक्लूजन मैं यहां पर से निकाल सकता हूं, और वो जनरल कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? देखिए, डी ब्लॉक के ग्रुप्स के लिए ग्रुप 3 में जो ऑर्डर आ गया वो आ गया सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, यहां पर साइज बढ़ा, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन आ गया था,
यहां पर यह इफेक्ट आ गया। लेकिन इसके अलावा ग्रुप 4 टू ग्रुप 12 की अगर मैं बात करूं तो 3D 4D 5D में 3D से 4D का साइज बड़ा और 4D 5D का साइज ऑलमोस्ट इक्वल आता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये यहां पर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। एक खास बात और याद करिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो किसी भी सीरीज में चाहे 3D हो चाहे 4D हो या 5D हो, पहले एलिमेंट का साइज लास्ट एलिमेंट के कंपैरिजन में पहले एलिमेंट का साइज क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। देखें ये ऐसा ही एक ऑर्डर, ऐसा ही एक ग्राफ आपको एनसीईआरटी के डी ब्लॉक में दे रखा है, जिसमें से ये पहली जो नीचे वाली सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है बेटा, 3D। उससे जस्ट ऊपर आप देखें तो यारी जरा निभाना, ठीक है ना, ग्रीन कलर से जो दिखा रखा है वो 4D और जो रेड पिंकिश कलर आपको दिख रहा है ये 5D सीरीज है। पहले एलिमेंट का साइज अपनी सीरीज के लास्ट एलिमेंट से क्या होता है, बड़ा। देखें ग्रीन पहला और ग्रीन लास्ट, और ऐसे ही रेड लास्ट और रेड पहला, ठीक है ना। तो पहले एलिमेंट का साइज रेडियस अपने लास्ट एलिमेंट से हमेशा बड़ा होगा। दूसरी बात, साइज का ऑर्डर याद करें, पहले स्कैंडियम से Mn तक जाने पर साइज लगभग डिक्रीज हुआ था, फेकोनी का साइज बराबर, कॉपर जिंक में साइज बढ़ गया था। यहां पर भी 4D और 5D की वैल्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये ग्राफ दिया तो उसका भी ट्रेंड लगभग वही है। पहले साइज डिक्रीज हुआ, बीच में लगभग बराबर हो गया और बाद में साइज बढ़ गया। बट खास बात जो यहां देखनी है वो क्या है, देखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर लाएंगे, ठीक है ना, तो आप देखो इससे बड़ा साइज Y का है, Y से बड़ा साइज LA का है, लेकिन बाकी सब जर्कोनियम, हाफनियम, TA, NB, WMO, RETC, यहां पर आप देखें साइज लगभग बराबर चल रहे हैं। इनके साइज लगभग क्या है, बराबर। इनमें गैप ज्यादा है बट इनके साइज ऑलमोस्ट क्या चल रहे हैं, इक्वल चल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि थर्ड वाला जो पीरियड है, मतलब जो थर्ड वाला ग्रुप है, स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम, इसमें ट्रेंड क्या बनता है, स्कैंडियम से बड़ा Y से बड़ा LA, ठीक है। बट बाकी सब में यहां से 4th से लेकर 12th ग्रुप तक 3D से बड़ा कौन होगा, 4D, 3D से बड़ा कौन होगा, 4D, 3D से बड़ा कौन होगा, 4D, बट 4D 5D का साइज ऑलमोस्ट क्या मिलेगा, इक्वल ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए डी ब्लॉक के साइज के ऑर्डर के बाद यहां पर आ रहा है एस ब्लॉक साइज ऑर्डर। ध्यान सुनना, हमने लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का ऑर्डर पढ़ लिया, पर सिर्फ एस ब्लॉक के साइज की बात करें अगर, तो यहां मैंने हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है। अब देखिए आपने ये साइज का ऑर्डर पढ़ रखा होगा, वैल्यू बेस्ड ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसके बेसिस पे हम लोग एस ब्लॉक में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या, एक बात बताओ, सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ता है या छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है जेड इफेक्टिव की बेसिस पे। तो बेरिलियम का साइज क्या है, छोटा है ना। अब बेरिलियम से बड़ा साइज किसका मिलेगा, लिथियम, लिथियम से बड़ा साइज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा साइज सोडियम, सोडियम से बड़ा साइज कैल्शियम। ये ऑर्डर मिला। अब कैल्शियम से बड़ा साइज कायदे से किसका होना चाहिए था, पोटेशियम का, लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंट वैल्यूज देखी गई। क्या कि कैल्शियम से बड़ा साइज स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम से बड़ा साइज बेरियम, ठीक है ना। ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं इसमें इसको ग्रेटर नहीं समझना है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम से बड़ा बेरियम, और बेरियम से भी बड़ा कौन आ गया बेटा, पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, और रुबिडियम से बड़ा सीजियम। तो ये ट्रेंड आपको यहां पर देखने को मिलेगा एस ब्लॉक में। इसको याद करने के लिए अलग अलग तरीके बताए जाते हैं आपको। या तो इसको सिग्मा और उल्टा एन बोल देते हैं, या मैं इसे बोलूंगा जिगजैग, जिगजैग और एन। क्या बोलूंगा, जिगजैग, जिगजैग और एन। ये ऑर्डर आ जाता है। अब इस ऑर्डर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिए, अगर आपसे बोले कि इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट में केवल वही एलिमेंट जो मैंने यहां कंसीडर करें, ध्यान रखिएगा, है ना, हाइड्रोजन नहीं लिया और यहां पर मैंने फ्रांसियम, रेडियम नहीं लिया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो इन एलिमेंट्स में जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि फॉर द टू एलिमेंट्स, फॉर एनी टू कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स, क्या बोला, एनी टू कंजिक्यूटिव एलिमेंट। अब कंजिक्यूटिव कैसे हो सकते हैं, लिथियम सोडियम कंजिक्यूटिव है, लिथियम बेरिलियम कंजिक्यूटिव है, ठीक है ना, मैग्नीशियम और सोडियम कंजिक्यूटिव है। तो कोई भी दो कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स में मैक्सिमम साइज डिफरेंस अगर कहीं पर पूछा जाए इन सारे एलिमेंट्स में, तो वो मैक्सिमम साइज डिफरेंस आपको कहां देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा सोडियम और पोटेशियम के बीच में। और वो हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखिए
सोडियम, अब देखो बेरिलियम और लिथियम को सपोज मैं चेक कर रहा हूं, साइज कितनी बार बढ़ा, एक बार। लिथियम से सोडियम को कंपेयर कर रहा हूं, कंसेक्यूटिव मेंबर्स को, कितनी बार साइज बढ़ा, एक और दो बार। लेकिन सोडियम से जब आप पोटेशियम जा रहे हैं तो आप देखिए सबसे ज्यादा बार साइज इंक्रीज हो रहा है। सोडियम से पोटेशियम जाने पर साइज 1, 2, 3, 4 बार बढ़ रहा है, और इतना ड्रास्टिक साइज चेंज और किसी केस में नहीं होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जुगाड़ है ये। तो मैक्सिमम साइज डिफरेंस अगर इन गिवन एलिमेंट्स में पूछा जाए तो सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये कंडीशन आ जाती है। आगे बात करो इन्हीं एलिमेंट्स के लिए, जब हम, ये तो इसके एटॉमिक फॉर्म की बात होगी, अब इनके आयनिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एनसीईआरटी में वैल्यू गिवन है, उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं। ग्रुप 1 का जो आयनिक फॉर्म बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा, M प्लस, मतलब Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, ठीक है। और ग्रुप 2 का जो आयनिक फॉर्म बनेगा वो बनेगा M+2। तो इसका +1 और इसका +2 आयन अगर हम लोग कंसिडर करके चलें तो एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अभी हमने बात करी थी प्रीवियस क्लासेस में, एक टॉपिक था दैट वाज डायगोनल रिलेशनशिप। कौन सा टॉपिक था, डायगोनल रिलेशनशिप। उसमें मैंने बोला था कि वैसे तो फाई आयनिक पोटेंशियल यूज में आता है, लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम में एक खास बात बोली थी कि उसमें फाई नहीं होता। उसका रीजन है ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम अपने अपने आयनिक फॉर्म में लगभग क्या शो करते हैं, सिमिलर रेडियस। तो एक बात ध्यान रखें, लिथियम मैग्नीशियम, है ना, लिथियम और मैग्नीशियम का जो आयन है, इनमें से दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट थोड़ा सा बड़ा साइज किसका देखा गया है, वैल्यू बेस्ड बात कर रहा हूं, थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा साइज किसका है, लिथियम का। तो इसीलिए लिथियम मैग्नीशियम के आयन को हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल मानते हैं, बट स्लाइटली ग्रेटर साइज, है ना। अब यहां पर मैं ग्रेटर का सिंबल बना रहा हूं, ये ठीक है ना, एरो नहीं है, ग्रेटर का सिंबल है। तो लिथियम प्लस और Mg2+ में ग्रेटर साइन किसके साथ आ रहा है, Li+। ऑलमोस्ट इक्वल भी बोलते हैं और ग्रेटर, ये एक एक्सेप्शन की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि Li+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर 1 शेल आएगा, और 10 इलेक्ट्रॉन मतलब ये नोबल गैस के फॉर्म में, देखो ये हीलियम है, ये नियॉन है, नियॉन मतलब सेकेंड पीरियड या 2 शेल। तो जनरली शेल नंबर के हिसाब से बड़ा साइज किसका होना चाहिए था, 2 शेल वाले का, बट यहां पर एक्सेप्शनली साइज बड़ा किसका हो जा रहा है, 1 शेल वाले का। तो देखो ये जो ट्रेंड आया कि लिथियम प्लस बड़ा है Mg2+ में, ये इस पूरे ग्रुप में प्रोपेगेट होता है डायगनली, कि अगर आपको Na+ और Ca2+ बोल दे तो बड़ा कौन है, Na+, K+ और Sr2+ बोल दे, बड़ा कौन है, K+, Rb+ और Ba2+ बोल दे तो बड़ा कौन है, Rb+। तो ध्यान रखें, एटलीस्ट Li+ और Mg2+ जरूर ध्यान रखें। बाकी सेम ट्रेंड आगे भी चल रहा है, डायगनली चल रहा है, कि ग्रुप 1 के आयंस का साइज अपने डायगनली ग्रुप 2 के +2 आयंस से क्या होता है, बड़ा होता है। ये वैल्यू बेस्ड बातें हमने करी। अब सुनो, लिथियम मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप के बेसिस पे Li+ Mg2+ में से मैंने बोला एटॉमिक और आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो आप देखो Li+ Mg2+ साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, बट वैल्यू बेस्ड अगर एग्जैक्ट डेटा पूछे तो Li+ बड़ा है। अब अगर Li और Mg, है ना, नॉर्मल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में बात करें तो एटॉमिक फॉर्म का ऑर्डर अभी हमने पढ़ा था, जिगजैग वाला, याद करो, बेरिलियम से बड़ा लिथियम और लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम। न्यूट्रल फॉर्म की बात कर रहा हूं, तो न्यूट्रल फॉर्म में ये साइज का ऑर्डर होता है, ऑलमोस्ट साइज इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से इनका डायगोनल रिलेशनशिप होता है। बट एटॉमिक फॉर्म में मैग्नीशियम बड़ा और आयनिक फॉर्म में Li+ क्या होता है बेटा, बड़ा होता है।